जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 29 जनवरी के लिए आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू को ध्यान रखना है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जो ये बच्चे वाराणसी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कानपुर के बारे में हमने आपको बताया था, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जबकि सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी को ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगे देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खाली स्थान राज्य में है। चलिए आंसर कीजिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो तीसरे का आंसर है सी ऑप्शन महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में है। बात करें गोदावरी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ध्यान रखना है। और सिर्फ भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, वुलर झील। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का लेक ये सबसे खारे पानी की झील है, सबसे अधिक खारे पानी की झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे डल झील किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। छठा प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। नील आंदोलन कहाँ हुआ था। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए, नील आंदोलन कहाँ हुआ था। तो छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, नील आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछे तो ये पश्चिम बंगाल ही है। अगला प्रश्न है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास किस मॉडल पर आधारित था? चलिए 7 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखिएगा ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसमें किस पर ज़्यादा बल दिया गया था? तो कृषि पर। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा बल दिया गया था? तो कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। 8वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत क्या है? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत क्या है? तो सही जवाब है विकासवादी सिद्धांत। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोका जा सकता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोका जा सकता है? तो याद रखिएगा 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन तक रोका जा सकता है। और सप्ताह में पूछे तो 2 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप लोग डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ जुड़े। तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है समाजवादी व्यवस्था। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 11वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष खाली स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है, ध्यान रखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इस प्रश्न को आप लोग अभी याद कर लीजिए। 2009 में इसको क्या किया गया था? भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खाली स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। चलिए फटाफट से 12 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो इसका सही जवाब है उज्जैन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी बोला जाता है इसको पेश किया था। ध्यान रखना है किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो याद कर लीजिए माउंट कंचनजंगा जो है ये हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 1993 में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से? तो याद रखिएगा ये गुप्त काल से संबंधित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। बात करें गुप्त काल, तो गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा होता है? श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग, यहाँ पे सभी को लिख देते हैं दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? और देखिए आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। चलिए आंसर कीजिए, घूमर नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, राजस्थान में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटक का है, भांगड़ा पूछे पंजाब का है। भांगड़ा इस तरह से, भांगड़ा जो है ये नृत्य पंजाब में होता है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो याद रखिएगा ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। और विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन का पूछा जाता है कि दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। याद रखिएगा बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, बाल श्रम उन्मूलन योजना किसका अंग है? चलिए आप सभी 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। बाल श्रम उन्मूलन योजना किसका अंग है? तो याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजनाओं का अंग है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? चलिए 21 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में होता है। बाकी ऑप्शन को भी सही से देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। तो याद कीजिए हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था। 352 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 356।
356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में है वित्तीय आपात। तो सही जवाब क्या होगा, 356, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखना है। और ये जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये पहली बार के लिए न्यूनतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है। आगे है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए निग्रोध नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा, तो ये उपगुप्त से लिया था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, देश भर में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था। चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। बात करें जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, एग्जाम में पूछा आता है, ध्यान रखना है, ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है, किसको ऋण देता है। चलिए आंसर कीजिए, देश का जो केंद्रीय बैंक है ये ऋण देता है, तो याद रखिएगा वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है। तो देखिए, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है किस रूप में, तो ये प्राथमिक घाटा के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। चलिए आंसर कीजिए, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो सभी को पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति अभी कौन बनी है, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान टाइम में है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरित लवक की झिल्ली होती है। चलिए आंसर कीजिए 29 के लिए, हरित लवक की झिल्ली होती है। तो याद कर लीजिए, हरित लवक की झिल्ली जो है ये होती है द्विपत्रीय। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाइकेन एक अच्छे सूचक है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखें। लाइकेन एक अच्छे सूचक है, तो याद कर लीजिए लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के एक अच्छे सूचक है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं। चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए, वाष्प के रूप में पौधे के द्वारा हुई पानी की हानि को क्या कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है।
चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है? तो सभी को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है? तो देखिए इसका सही जवाब है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। मधुमेह किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। अगला प्रश्न है अल बरूनी भारत में कब आया था? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अल बरूनी भारत में कब आया था? याद रखिएगा अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 11वीं शताब्दी में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है सी ऑप्शन महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसका सही जवाब है नामदेव। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो याद रखिएगा ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है अधिक सक्रिय क्षार धातुओं को किसमें रखा जाता है? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप सभी फटाफट से सेशन को भी लाइक करें। तो अधिक सक्रिय क्षार धातुओं को रखा जाता है केरोसिन में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है गोइटर। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है गोइटर, जिसको घेंगा रोग भी कहा जाता है। बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? चलिए 42 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। और रेडियम की खोज पूछे तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मछली यानी मत्स्य से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। आगे देखिए निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? कल के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि हर्ष के द्वारा कौन कौन सा नाटक, इन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो ये जो 3 नाटक है ये संस्कृत के नाटक है
और हर्ष द्वारा रचित है, जबकि हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। तो ये किससे प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा जहांगीर से। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, इसको ध्यान रखें। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो याद रखिएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की का अब नया नाम हो गया है तुर्की, तो इसको ध्यान रखें। तुर्की ये नया नाम है तुर्की का। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हर्यक वंश का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है और बिंदुसार का पुत्र अशोक है। आगे देखिए, नवंबर 2022 में किस देश में 10वीं भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? चलिए 48 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? 48 का ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, दक्षिण कोरिया में, ध्यान रखना है। आगे है, 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? चलिए 49 के लिए आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा ये कहां पर किया है? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसका सही जवाब है जस्टिस रनाडे। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।